हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे क्लासिकल थ्योरी ऑफ रमन इफेक्ट। यानी रमन इफेक्ट को हम क्लासिकली किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो देखिए, रमन इफेक्ट जो है वो सर सीवी रमन ने डिस्कवर किया था 1928 के अंदर, जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिला था इन 1930। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि जब भी हम किसी मोनोक्रोमेटिक लाइट को किसी ऑर्गेनिक लिक्विड जैसे बेंजीन या टॉलिन से पास करवाते हैं तो उस ऑर्गेनिक लिक्विड के मॉलिक्यूल्स उस मोनोक्रोमेटिक लाइट को स्कैटर कर देते हैं, और जो स्कैटर लाइट मिलती है उसकी फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी से डिफरेंट होती है। यानी कम भी हो सकती है, बराबर भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। तो इस इफेक्ट को, इस फिनोमेना को कहा गया था रमन इफेक्ट। तो यहाँ से हम कह सकते हैं द स्कैटरिंग ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट बाय द मोलिक्यूल्स ऑफ ए ऑर्गेनिक लिक्विड विद अ चेंज इन फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड एज रमन इफेक्ट। यानी मोनोक्रोमेटिक लाइट का किसी ऑर्गेनिक लिक्विड से पास होने पर स्कैटर हो जाना और उसकी फ्रीक्वेंसी में चेंज आना, इसी इफेक्ट को कहा जाता है रमन इफेक्ट। तो अगर हम डायग्राम के थ्रू उसको देखेंगे तो हम इस तरीके से ले सकते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे एक ऑर्गेनिक लिक्विड कंसिडर किया, आप बेंजीन भी ले सकते हो, आप टॉल्यून भी ले सकते हो। तो इस पे हमने एक मोनोक्रोमेटिक लाइट इंसिडेंट की, मान लीजिए इसकी फ्रीक्वेंसी है न्यू नॉट। तो ये जो ऑर्गेनिक लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं ये इस इंसिडेंट लाइट को स्कैटर कर देंगे, और जो स्कैटर लाइट मिलेगी जिसे हम डिटेक्टर की हेल्प से ऑब्जर्व करेंगे तो उसके 3 कंपोनेंट्स हमें मिलेंगे। मान लीजिए जो स्कैटर्ड लाइट है इसकी फ्रीक्वेंसी है न्यू डैश, सच दैट एक कंपोनेंट तो ऐसा मिलेगा जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होगी, जिसे हम बोल देंगे एंटी स्टोक्स लाइन इन रमन स्कैटरिंग। एक कंपोनेंट ऐसा मिलेगा जिसकी फ्रीक्वेंसी बराबर होगी इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी से, जिसे बोला जाएगा रेले स्कैटरिंग या रेले लाइन। और एक कंपोनेंट ऐसा होगा जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी से, जिसे बोला जाएगा स्टोक्स लाइन। तो इस तरीके से हमें स्कैटर्ड लाइट के 3 कंपोनेंट्स मिलेंगे जिनकी फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी से डिफरेंट होगी। तो इस फिनोमेना को बोल दिया जाता है रमन इफेक्ट। अब यहाँ पे जो स्टोक्स लाइन मिल रही है इनकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू एंटी स्टोक्स लाइन। तो इन्हीं चीज़ों को अब हम क्लासिकली एक्सप्लेन करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे 2 डायग्राम कंसिडर करेंगे। यहाँ आप देख रहे हो रमन सैंपल हमने लिया है जिसमें बेंजीन और टॉलिन कंसिडर किया है। तो पहले वाले केस के अंदर तो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, और दूसरे वाले केस के अंदर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को डेवलप करा है। तो अगर हम फर्स्ट वाले केस की बात करें तो इक्विलिब्रियम स्टेट है, यानी हमने बाहर से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं की है। तो इस केस के अंदर जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं वो कॉन्साइड कर रहे हैं, आप यहाँ देख सकते हो कॉन्साइड कर रहे हैं। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के लिए हमने यहाँ 2 इलेक्ट्रोड कंसिडर किए हैं, जिसमें इस इलेक्ट्रोड को हमने कनेक्ट किया है विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, और इसको हमने कनेक्ट किया है विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, जिसकी वजह से इस एंड के ऊपर तो आ जाएगा पॉजिटिव पोटेंशियल और इस एंड के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव पोटेंशियल। अब देखिए, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं और एक पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियर भी होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स होंगे वो तो अट्रैक्ट करेंगे टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल, और जो न्यूक्लियस है, जो पॉजिटिव चार्ज है, वो मूव करेगा टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल, जिसकी वजह से अर्लियर जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कॉन्साइड थे वो अब कॉन्साइड नहीं करेंगे, अलग अलग हो जाएंगे, वो डिस्प्लेस हो जाएंगे। यानी पहले जो एटम और मॉलिक्यूल्स थे वो अब किस में चेंज हो जाएंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल में चेंज हो जाएंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल की तरह बिहेव करने लग जाएंगे। देखिए, डायपोल का मतलब क्या होता है, इट इज़ अ सिस्टम ऑफ 2 अपोजिट चार्जेस विच आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस। तो यहाँ हम अपोजिट चार्जेस, 2 पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस कंसिडर कर रहे हैं विच आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, के बीच में डिस्टेंस है, तो इस सिस्टम को हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। तो यहाँ पे जो एटम और मॉलिक्यूल्स हैं वो सेपरेट हो जाएंगे, उनके बीच में डिस्टेंस आ जाएगा, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिक डायपोल की तरह बिहेव करने लग जाएंगे। अब क्योंकि इलेक्ट्रिक डायपोल का एक परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है, तो उसका मतलब इन मॉलिक्यूल्स का भी एक परमानेंट डायपोल मोमेंट होगा, जिसे कहा जाएगा इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। अब इसे इंड्यूस क्यों कहा गया है, क्योंकि ये पहले नहीं था। देखिए, फर्स्ट केस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 थी, तो यहाँ पे तो डायपोल का ही केस नहीं था, तो डायपोल मोमेंट भी नहीं थी। ये जब आया जब हमने बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया, क्योंकि हमारे बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करने पर ये इंड्यूस हुआ है, इसे हमने इंड्यूस करवाया है, इसीलिए इस इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को कहा जाता है इंड्यूस इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। अब ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इंड्यूस हुआ है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के, यानी जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई करेंगे उतना ही ज़्यादा इंड्यूस इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट हमें मिलेगा। तो ये सब बेसिक्स को ही हम कंसिडर करके आगे स्टडी करते हैं। तो देखिए, हम यहाँ पे कह सकते हैं
कि व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड ऑन ए मॉलिक्यूल द पोलराइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस एंड एन इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट इज प्रोड्यूस्ड। यानी जब हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करते हैं किसी मॉलिक्यूल से, ऑर्गेनिक लिक्विड के मॉलिक्यूल से, तो उसमें पोलराइजेशन उसका हो जाता है जिसके करस्पॉन्डिंग हमें इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट मिलता है। तो देखिए पोलराइजेशन का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करने से मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का इंड्यूस हो जाना, यानी चार्जेस देखिए आप सेपरेट हो गए, उनके बीच में सेपरेशन आ गया, तो इस फिनोमेना को हम पोलराइजेशन बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से मॉलिक्यूल के अंदर पोलराइजेशन हो जाता है जिसकी वजह से एक डायपोल मोमेंट इंड्यूस हो जाती है। अब ये जो इंड्यूस डायपोल मोमेंट है जिसे हम P से डिनोट कर रहे हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द स्ट्रेंथ ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे उतना ही ज़्यादा इंड्यूस डायपोल मोमेंट मिलेगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं P इज प्रोपोर्शनल टू E। अब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए हमने कांस्टेंट यूज़ किया है अल्फा, जिसे कहा जाता है पोलराइजेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ से P की वैल्यू आ जाएगी अल्फा E। मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब पोलराइजेबिलिटी से मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करने पर मॉलिक्यूल्स में कितना पोलराइजेशन हुआ है, मॉलिक्यूल कितने पोलराइज हुए हैं या उनके अंदर कितना इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट आया है, तो उसे हम कह देते हैं पोलराइजेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये जो अल्फा है पोलराइजेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स है, ये डिफरेंट सब्सटेंसेस के लिए डिफरेंट होती है। जैसे अगर आप बेंजीन लोगे तो उसकी अलग होगी, अगर आप टॉल्यूएंट कंसिडर करते हो तो उसके लिए अल्फा की वैल्यू डिफरेंट होगी। तो यहाँ से हमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट मिल जाती है P इज इक्वल्स टू अल्फा। अब जो स्ट्रेंथ है इलेक्ट्रिक फील्ड की उसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं ऐसे। देखिए हमने बाहर से मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन को पास किया है। अब मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन का मतलब है वो एक तरह की EM रेडिएशन होगी, EM वेव होगी। तो EM वेव हम इस तरीके से कंसिडर कर सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मतलब होता है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी, उसमें मैग्नेटिक फील्ड भी होगी, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर एंड दे आर ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये जो EM रेडिएशन है इसके अंदर एक टाइम वेयरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड विच वेरीज विद टाइम। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हम इसका जो मैग्नीट्यूड है वो साइन फंक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जिससे हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है उसे हम लिख सकते हैं E इज इक्वल्स टू E नोट साइन ऑफ 2 न्यू नॉट T। मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2 है। यहाँ पे जो E नोट है इसका मतलब है एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, न्यू नोट का मतलब है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रही है इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, और T का मतलब है टाइम पीरियड कितना होगा। तो यहाँ हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिल गई है, तो E की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 से पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर। तो P अल्फा E के बराबर है, तो E की वैल्यू पुट करने पर P इक्वल टू आ जाएगा अल्फा E नोट साइन ऑफ 2 न्यू नॉट इंटू T। ये इक्वेशन नंबर थर्ड मिल जाएगी। तो इक्वेशन नंबर थर्ड रिप्रेजेंट कर रही है मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट व्हेन द मॉलिक्यूल इज एट रेस्ट, यानी कि जब मॉलिक्यूल रेस्ट पे थे उस वक्त कितनी आप बोल सकते हो डायपोल मोमेंट इंड्यूस हुई थी, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ जस्ट ये जो मॉलिक्यूल है वो बिहेव कर रहे थे एज ए इलेक्ट्रिक डायपोल। तो अगर हम ये माने कि अब जो मॉलिक्यूल है वो अपनी मीन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट कर रहा है, तो अगर वो वाइब्रेट कर रहा है मीन पोजीशन के अबाउट, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होंगे वो भी वाइब्रेट कर रहे होंगे अबाउट देयर मीन पोजीशन। तो इस केस के अंदर जो पोलराइजेबिलिटी होगी वो चेंज होगी विद टाइम, यानी पहले जब वो रेस्ट पे थे और अब जो वो वाइब्रेट करेंगे अबाउट इट मीन पोजीशन, तो यहाँ पे जो पोलराइजेबिलिटी है इसके अंदर चेंज आएगा। तो यहाँ जो चेंज आएगा, जो नेट पोलराइजेबिलिटी होगी ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, उसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं इसके बारे में स्टडी करते हैं। तो देखिए यहाँ हम ये कह सकते हैं कि अगर अब मॉलिक्यूल जो है मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन को हम जैसे पास कर रहे हैं और मॉलिक्यूल जो है वो वाइब्रेट करने लग जाए, वाइब्रेशनल मोशन एग्जीक्यूट करने लग जाए इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस केस के अंदर जो नेट पोलराइजेबिलिटी होगी वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल की वो हमें मिल जाएगी अल्फा इज इक्वल्स टू अल्फा नॉट प्लस में बीटा साइन ऑफ 2 पाई न्यू वाइब्रेशन इनटू में T। इक्वेशन नंबर 4 इसे कंसिडर कर लीजिए। यहाँ पे अल्फा नोट का मतलब है इक्विलिब्रियम पोलराइजेबिलिटी। इक्विलिब्रियम पोलराइजेबिलिटी से मतलब है कि वो पोलराइजेबिलिटी जब मॉलिक्यूल वाइब्रेट नहीं कर रहा था, तो उस वक्त जो पोलराइजेबिलिटी थी वो अल्फा नोट है। बीटा का यहाँ मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोलराइजेबिलिटी। बीटा यानी मॉलिक्यूल के वाइब्रेट करने की वजह से पोलराइजेबिलिटी में कैसे चेंज आ रहा है, किस रेट से पोलराइजेबिलिटी चेंज हो रही है, तो वो चेंज पर सेकेंड उसे हम बोल सकते हैं बीटा। न्यू वाइब का यहाँ पे मतलब है वाइब्रेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉलिक्यूल, यानी उस मॉलिक्यूल की वाइब्रेटिंग फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो देखिए इस इक्वेशन से हमें अल्फा की वैल्यू यहाँ मिल गई है
अल्फा इज इक्वल्स टू ये मिल गया। तो यहाँ अल्फा की वैल्यू को अगर हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 के अंदर, तो देखिए ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 इन इक्वेशन नंबर 3, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो इस केस के अंदर जो नेट पोलराइजेबिलिटी थी वो अल्फा की वैल्यू ये मिल जाएगी, क्योंकि अब मॉलिक्यूल का वाइब्रेशन भी हम कंसिडर कर रहे हैं। तो यहाँ इसकी वैल्यू एज इट इज़ रहेगी। देखिए हमने यहाँ क्या किया है, इक्वेशन नंबर 4 से अल्फा की वैल्यू को हमने इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट कर दिया है। तो यहाँ से हमें जो नेट इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट मिलेगी ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ मोलिक्यूल्स, तो वो हमारी ये मिल जाएगी। तो यहाँ पुट किया। अब हम क्या कर सकते हैं इसको, देखिए यहाँ पे अल्फा नोट ये आ गया, आपकी ये टर्म मिल गई, इसको अलग अलग मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो पहले टर्म को हम अल्फा नोट को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगी, दूसरे टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो ई नोट बीटा जो कांस्टेंट है उसको हम यहाँ रख लिया, साइन फंक्शन हमारी ये बच गए। तो यहाँ हम सेकंड टर्म में देख रहे हैं कि साइन ऑफ ए और साइन ऑफ बी दो साइन टर्म्स मिल रही हैं। तो यहाँ से अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो हम यहाँ फॉर्मूला लगा सकते हैं 2 साइन ए साइन बी का। तो इस सेकंड टर्म में हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है और 2 से डिवाइड किया है, तो जिससे हमें पी की वैल्यू मिल जाएगी। ये टर्म तो एज इट इज रहेगी, यानी अल्फा ई नॉट साइन ऑफ 2 न्यू नॉट टी, और यहाँ बीटा ई नॉट तो एज इट इज 2 जो डिवाइड किया वो यहाँ आ जाएगा और ये मल्टीप्लाई वाला यहाँ आ जाएगा। तो ये फॉर्म बन जाएगी 2 ऑफ साइन ए इंटू साइन बी। अब 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला होता है कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस ऑफ कॉस ऑफ ए प्लस बी। तो यहाँ से ये टर्म हमारी बन जाएगी पी इज इक्वल्स टू अल्फा नोट ई नोट साइन 2 न्यू नोट टी, ये तो एज इट इज, यहाँ पे ये एज इट इज आ जाएगा, यहाँ बनेगा कॉस ऑफ दिस और यहाँ पे ये वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ से हम 2t को कॉमन ले सकते हैं। तो देखिए 2t को जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ ये बन जाएगा, ये एज इट इज आ जाएगा, यहाँ से ये टर्म हमारी ये मिल जाएगी और ये वाली टर्म हमें इस तरीके से मिल जाएगी। तो ये इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट हो जाएगी हमारी जब मॉलिक्यूल हमारा वाइब्रेट कर रहा है मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन को, मोनोक्रोमेटिक लाइट को पास करने पर। तो हम यहाँ से देख सकते हैं जो अबव एक्सप्रेशन हमें मिली है, इसमें हम देख सकते हैं कि जो स्कैटर्ड लाइट है उसकी 3 फ्रीक्वेंसी 3 कंपोनेंट हमें मिलेंगे। यहाँ पे देखिए एक ये कंपोनेंट है, एक ये कंपोनेंट है, एक ये कंपोनेंट है। तो यहाँ पे इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी तो न्यू नॉट थी। तो यहाँ हम फर्स्ट केस की बात करते हैं तो यहाँ तो फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट ही है, यानी इंसिडेंट जो रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी उसके बराबर ही है। तो यहाँ जो मिलेगी वो हमें रेले लाइन मिलेगी। अगर हम सेकंड कंपोनेंट की बात करते हैं तो देखिए इंसिडेंट हमारे न्यू नॉट है और यहाँ मिल रहा है न्यू नॉट माइनस न्यू वाइब्रेशनल। तो यानी कि इंसिडेंट में से अब कुछ डिक्रीज हो रही है, तो अब जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी से कम मिलेगी, तो इसके करस्पॉन्डिंग हमें स्टोक्स लाइन मिलेगी। और थर्ड केस की अगर हम बात करें तो इसमें न्यू नोट के अंदर ऐड हो रहा है कुछ, यानी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी के अंदर ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इस केस के अंदर जो स्कैटर्ड लाइट की फ्रीक्वेंसी होगी वो इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होगी, तो यहाँ पे हमें एंटी स्टोक्स लाइन मिलेंगी। तो इस तरीके से हम रमन इफेक्ट को क्लासिकली एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो देखिए अब ये जो रमन इफेक्ट को हमने क्लासिकली थ्योरीज की दी है तो इसकी कुछ लिमिटेशन भी रही होंगी, तो उन लिमिटेशंस के बारे में स्टडी करते हैं। तो पहली लिमिटेशन तो ये है कि क्लासिकल थ्योरी ये कहती है कि जो स्टोक्स लाइन और एंटी स्टोक्स लाइन है वो सेम मॉलिक्यूल से मिलती है। अभी हमने देखा, हमने ऑर्गेनिक लिक्विड कंसिडर किया था बेंजीन या टॉलिन, तो हमने उसमें से देखा कि उसी से हमें स्टोक्स लाइन और एंटी स्टोक्स लाइन मिलती है। तो एक ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की मिलती है, एक कम फ्रीक्वेंसी की मिलती है। क्योंकि अब ये सेम ही मॉलिक्यूल से मिल रही है तो इनकी जो इंटेंसिटी है वो भी सेम रहनी चाहिए, यानी स्टोक्स लाइन और एंटी स्टोक्स लाइन की जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी। बट एक्सपेरिमेंटली हमने देखा था कि जो स्टोक्स लाइन्स होती हैं उनकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है देन द एंटी स्टोक्स लाइन। तो यहाँ पे एक लिमिटेशन इसकी रह जाएगी। तो देखिए इसके बारे में अगर हम स्टडी करते हैं तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इन क्लासिकल थ्योरी बोथ स्टोक्स एंड एंटी स्टोक्स लाइन्स अराइज फ्रॉम द सेम मॉलिक्यूल, वो सेम मॉलिक्यूल से अराइज होती हैं, सेम मॉलिक्यूल से हमें मिलती हैं, तो उनकी सेम इंटेंसिटीज होनी चाहिए। लेकिन ऐसा सच नहीं है, इट्स नॉट ट्रू, क्योंकि जो इंटेंसिटी होती है स्टोक्स लाइन्स की वो हमेशा ज़्यादा होती है देन द एंटी स्टोक्स लाइन। और हमने देखा भी था कि जो स्टोक्स लाइन की पीक्स होती हैं जब हमने स्पेक्ट्रम स्टडी किया था वो हाई होती हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ एक्सपेरिमेंटली तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि इंटेंसिटी इसकी ज़्यादा होती है, बट क्लासिकल थ्योरीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। अगर हम सेकंड लिमिटेशन की बात करें तो देखिए अभी हमने यहाँ पे पीछे कंसिडर किया था, यहाँ पे पी की वैल्यू हमने देखी थी, जो इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट देखा था हमने, यहाँ पे 3 कंपोनेंट मिले थे, ये एक्सप्रेशन जो मिला था जिसे 3 फ्रीक्वेंसीज हमने देखी थी। और यहाँ ये एक्सप्रेशन हमने जब देखा था जब मॉलिक्यूल वाइब्रेशनल मोशन कर रहा है अबाउट इट्स मीन पोजिशन, यानी अगर वाइब्रेशनल मोशन होगा तभी हमें ये कंपोनेंट होंगे।
तभी हमारी स्टोक्स और एंटी स्टोक्स लाइन मिलेंगी। अगर वाइब्रेशनल मोशन ही नहीं हुआ तो ये कंपोनेंट भी नहीं मिलेंगे और स्टोक्स और एंटी स्टोक्स लाइन भी नहीं मिलनी चाहिए, यानी रमन इफेक्ट नहीं होगा। तो इस थ्योरी की अगर हम बात करते हैं तो ये कहती है कि जो वाइब्रेशनल मोशन होगा मॉलिक्यूल का, वाइब्रेशनल मोशन जो होगा वो एसेंशियल होता है रमन स्कैटरिंग के लिए, यानी वाइब्रेशनल मोशन होगा तभी हमें रमन स्कैटरिंग मिलेगी। लेकिन ऑर्डिनरी टेम्परेचर के ऊपर वाइब्रेशनल स्टेट्स बहुत कम होते हैं। अगर वाइब्रेशनल स्टेट्स बहुत कम होंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग हमें रमन स्पेक्ट्रा भी कम देखने को मिलेगा। तो यानी ये इसके अकॉर्डिंग तो नहीं मिलना चाहिए रमन स्पेक्ट्रा, लेकिन ऑर्डिनरी टेम्परेचर के ऊपर भी रमन इफेक्ट शो होता है, रमन स्पेक्ट्रा मिलता है। इवन स्टोक्स और एंटी स्टोक्स लाइन भी ऑब्जर्व होती हैं, तो जिसे हम बाद में क्वांटम थ्योरी में डिस्कस करेंगे। तो इस चीज़ को क्लासिकल थ्योरी डिस्कस नहीं कर पाई थी, तो ये भी क्लासिकल थ्योरी की एक लिमिटेशंस थी। तो आज हमने स्टडी किया रमन इफेक्ट की क्लासिकल थ्योरी के बारे में और इसकी क्लासिकल थ्योरी की लिमिटेशन के बारे में। सो थैंक यू।